दोस्तों डेट है 1954। मिजोरी यूएसए। एक आदमी अपनी कार में बैठा है। वो थका हुआ है। उसकी उम्र 52 साल है। उसके जॉइंट में दर्द है, अर्थराइटिस। उसकी जेब खाली है। वो एक सेल्समैन है जो घर घर जाकर मिल्क शेक मिक्सर्स बेचता है। लोग दरवाज़ा मुंह पर बंद कर देते हैं। वो सोचता है, क्या मेरी जिंदगी यही है? क्या मैं एक फेलियर बनकर मरूंगा? उसके सारे दोस्त रिटायर हो चुके हैं, गोल्फ खेल रहे हैं और ये आदमी अभी भी रोड पर धक्के खा रहा है। लेकिन एक दिन उसे एक ऑर्डर आता है। कैलिफोर्निया के एक रेस्टोरेंट ने 8 मिक्सर्स ऑर्डर किए हैं। रे हैरान हो जाता है। 8 मिक्सर्स मतलब ये लोग एक साथ 40 मिल्क शेक्स बना रहे हैं। ऐसी कौन सी दुकान है? वो देखने के लिए कैलिफोर्निया जाता है। वहां वो जो देखता है वो उसकी आंखें खोल देता है। वहां कोई वेटर नहीं है, कोई डिशेस नहीं है। लोग लाइन में लगते हैं, 15 सेंट्स देते हैं और 30 सेकंड्स के अंदर उन्हें बर्गर मिल जाता है। ये मैजिक था। रे क्रॉक वहां खड़ा होकर उस दुकान को घूरता रहता है। उसे बर्गर्स नहीं दिख रहे थे, उसे एम्पायर दिख रहा था। उसने सोचा, ये नाम मैकडॉनल्ड्स, इस नाम में कुछ बात है। ये नाम अमेरिका के हर शहर में होना चाहिए। उस दिन उस 52 साल के फेलियर ने डिसाइड किया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, भले ही उसे उसके लिए किसी का दिल तोड़ना पड़े या किसी का धंधा छीनना पड़े। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द हसलर, प्लेइंग द पियानो। रे क्रॉक का जन्म 1902 में ओक पार्क, इलिनॉय में हुआ। वो बचपन से ही ड्रीमर थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में जाने के लिए अपनी एज झूठ बोली। रेड क्रॉस एम्बुलेंस ड्राइवर बने, वहीं जहां वॉल्ट डिज्नी भी थे। लेकिन वॉर खत्म हो गया। रे वापस आए। उन्होंने सब कुछ किया। रात को पियानो बजाते थे, दिन में पेपर कप्स बेचते थे, रेडियो स्टेशन पर काम किया, रियल एस्टेट में पैसा लगाया और डूब गए। वो हमेशा नेक्स्ट बिग थिंग ढूंढते थे। उनकी वाइफ एथेल उनसे तंग आ चुकी थी। रे, तुम्हारे सपने हमें सड़क पर ले आएंगे, कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं करते? लेकिन रे कहते थे, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। 1939 में उन्हें प्रिंस कैसल मल्टी मिक्सर मिला, एक मशीन जो एक साथ 5 मिल्क शेक्स बना सकती थी। रे ने अपना घर गिरवी रखकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ले लिए। अगली 15 साल वो यही मशीन बेचते रहे जब तक वो कैलिफोर्निया नहीं पहुंचे। चैप्टर 2, द सिम्फनी ऑफ बर्गर्स, द मैकडॉनल्ड ब्रदर्स। अब मिलते हैं असली हीरोज से, डिक और मैक मैकडॉनल्ड। ये दो भाई थे जिन्होंने सैन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया में एक ड्राइव इन खोला था। पहले वो बीबीक्यू बेचते थे, स्लो सर्विस थी, वेट्रेसेस गलत ऑर्डर लाती थीं। उन्होंने सोचा, हमें प्रोसेस चेंज करना होगा। उन्होंने दुकान बंद की। उन्होंने टेनिस कोर्ट पर चौक से पूरा किचन ड्रॉ किया। उन्होंने स्टाफ को बुलाया और कहा, चलो बर्गर बनाने की एक्टिंग करो। वो देखते थे कि कहाँ टक्कर हो रही है, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। उन्होंने किचन को असेंबली लाइन की तरह डिजाइन किया, हेनरी फोर्ड स्टाइल। एक आदमी सिर्फ ग्रिल करेगा, एक आदमी सिर्फ बन टोस्ट करेगा, एक आदमी सिर्फ पिकल यानी कि अचार डालेगा। केचप और मस्टर्ड की क्वांटिटी फिक्स थी, एक पंप। उन्होंने इसे नाम दिया द स्पीडी सर्विस सिस्टम। बर्गर ऑर्डर करने के 30 सेकंड्स के बाद बूम, बर्गर हाथ में। ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। चैप्टर 3, द वुल्फ एट द डोर, द मीटिंग। रे क्रॉक जब वहां पहुंचे तो वो पागलों की तरह एक्साइटेड थे। उन्होंने डिक और मैक से कहा, भाइयों, इस दुकान की फ्रेंचाइज खोलो, इसे पूरे अमेरिका में फैला दो। डिक और मैक ने कहा, नहीं, हम खुश हैं, हमें बड़ा घर नहीं चाहिए, हमें टेंशन नहीं चाहिए। हमने पहले फ्रेंचाइज ट्राई की थी, लोगों ने क्वालिटी खराब कर दी। रे ने उन्हें मनाया। रे ने कहा, मैं क्वालिटी कंट्रोल करूंगा, मैं रोड पर रहूंगा, तुम बस घर बैठकर रॉयल्टी खाओ। ब्रदर्स मान गए, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्ट्रिक्ट बनाया। रे क्रॉक रेस्टोरेंट के अंदर एक कील भी नहीं बदल सकता जब तक मैकडॉनल्ड ब्रदर्स साइन ना करें। ये कॉन्ट्रैक्ट रे क्रॉक के गले का फंदा बनने वाला था। चैप्टर 4, द स्ट्रगल, पेनीज ऑन बर्गर्स। रे क्रॉक वापस इलिनॉय आए। उन्होंने डेस प्लेन्स में पहला मैकडॉनल्ड्स खोला, फ्रेंचाइज नंबर 1। वो खुद सुबह जाते, झाड़ू लगाते, टॉयलेट साफ करते। उनकी एज 53 थी, लेकिन एनर्जी 20 साल वाली थी। उन्होंने नए फ्रेंचाइजीज ढूंढे, लेकिन रे पैसा नहीं कमा रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बर्गर का प्राइस 15 सेंट्स, रे का कट 1.9%। उस 1.9% में से आधा यानी कि 0.5% मैकडॉनल्ड ब्रदर्स को जाता था। रे के पास खर्चा निकालने के बाद कुछ नहीं बचता था। वो कर्जे में डूब रहे थे।
बैंक उनका घर लेने वाला था। मैकडॉनल्ड ब्रदर्स फोन पर हंसते थे। हमने कहा था ना फ्रेंचाइज मत करो। चैप्टर 5 द रियल एस्टेट पिवट, हैरी सॉनेबॉर्न। रे बैंक में लोन लेने गए। बैंक ने लात मार के निकाल दिया। रे अपने ऑफिस में सर पकड़कर बैठे थे। तभी वहां एक फाइनेंशियल जीनियस आया, हैरी सॉनेबॉर्न। हैरी ने रे की बुक्स देखी और कहा, रे, तुम्हें लगता है तुम बर्गर बिजनेस में हो? रे, हाँ, मैं बर्गर बेचता हूं। हैरी, नहीं, तुम बर्गर बिजनेस में नहीं हो, तुम रियल एस्टेट बिजनेस में हो। हैरी ने समझाया, फ्रेंचाइजी से बर्गर का रॉयल्टी मत लो, तुम जमीन खरीदो और वो जमीन फ्रेंचाइजी को लीज पर दो। इससे तुम्हें रेंट मिलेगा जो फिक्स होगा, और अगर फ्रेंचाइजी ने क्वालिटी मेंटेन नहीं की तो तुम लीज कैंसिल करके उन्हें निकाल सकते हो। ये मास्टर स्ट्रोक था। रे ने फ्रेंचाइजी रियल्टी कॉर्पोरेशन बनाई। अब वो लैंडलॉर्ड्स थे, पैसा आने लगा, पावर आने लगी। लेकिन मैकडॉनल्ड ब्रदर्स को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, यह कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। रे ने कहा, मैंने रेस्टोरेंट के अंदर कुछ चेंज नहीं किया, मैंने तो जमीन खरीदी है। जंग शुरू हो गई थी। चैप्टर 6 इंस्टामिक्स द मिल्क शेक वॉर। रे कॉस्ट कम करना चाहते थे। असली दूध यानी कि मिल्क और आइसक्रीम से मिल्क शेक बनाना महंगा था और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगती थी, फ्रीजर्स। रे ने एक पाउडर ढूंढा, इंस्टामिक्स। पानी में मिलाओ, शेक तैयार, सस्ता और फास्ट। रे ने ब्रदर्स को फोन किया, हम इंस्टामिक्स यूज करेंगे। डिक मैकडॉनल्ड ने चिल्लाकर कहा, हमारे मिल्क शेक में असली दूध होता है, हम प्लास्टिक नहीं बेचेंगे। परमिशन डिनाइड। रे गुस्से में पागल हो गया। उसे लगा, ये दो भाई जो अपने छोटे शहर में बैठे हैं वो प्रोग्रेस रोक रहे हैं। रे ने डिसाइड किया, अब मुझे इन्हें रास्ते से हटाना होगा। चैप्टर 7 द ब्लैंक चेक, बाइंग द नेम। रे क्रॉक अब पावरफुल था। उसने ब्रदर्स को कॉल किया, तुम्हें क्या चाहिए? ये कंपनी मुझे बेच दो। ब्रदर्स ने डिमांड रखी $2.7 मिलियन, ताकि टैक्स कटने के बाद दोनों के पास $1 मिलियन बचे। ये बहुत बड़ी रकम थी। रे ने कहा, तुम लोग मुझे लूट रहे हो। लेकिन रे को वो नाम चाहिए था, मैकडॉनल्ड्स। उसने कहा, अगर मैं नाम चेंज करूं क्रॉक्स बर्गर्स तो वो साउंड नहीं करता। मैकडॉनल्ड्स साउंड्स अमेरिकन, इट साउंड्स लाइक फैमिली। रे ने इन्वेस्टर से भीख मांगी, लोन लिया शार्क्स से और $2.7 मिलियन स्टेपल पर रख दिए। चैप्टर 8 द हैंडशेक, द बिट्रेयल। डील साइन होने के बाद आखिरी मीटिंग हुई। मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने कहा, हम सैन बर्नार्डिनो वाला ओरिजिनल रेस्टोरेंट अपने पास रखेंगे। वो हमारा बच्चा है, हम उसे द बिग एम नाम देंगे। रे ने कहा, ठीक है। फिर ब्रदर्स ने पूछा, और हमारी 1% रॉयल्टी इन परपेचुइटी, यानी कि हमेशा के लिए। ओरिजिनल डील में उन्हें कंपनी की कमाई का 1% मिलना था। अगर वो आज मिलता तो वो $100 मिलियन पर ईयर होता। रे क्रॉक ने कहा, इन्वेस्टर्स मना कर रहे हैं, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें जुबान देता हूं, हैंडशेक डील, तुम्हें तुम्हारा 1% मिलता रहेगा। ब्रदर्स सीधे लोग थे। उन्होंने रे की जुबान पर भरोसा किया, साइन कर दिया। जैसे ही रे बाहर निकला, उसने कहा, मैं इन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था, उसने 1% रॉयल्टी कभी नहीं दी। चैप्टर 9 रिवेंज, रनिंग देम आउट ऑफ बिजनेस। रे क्रॉक अब मालिक था, लेकिन उसका ईगो शांत नहीं हुआ था। वो गुस्सा था कि ब्रदर्स ने अपना ओरिजिनल रेस्टोरेंट सैन बर्नार्डिनो अपने पास रख लिया। रे ने कहा, मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। उसने क्या किया? उसने मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के ओरिजिनल रेस्टोरेंट के ठीक सामने एक नया मैकडॉनल्ड्स खोला। अब असली मैकडॉनल्ड्स यानी कि रे का मैकडॉनल्ड्स नकली मैकडॉनल्ड्स यानी कि ब्रदर्स के सामने था। लेकिन रे के पास ब्रांडिंग थी, मार्केटिंग थी। धीरे धीरे ब्रदर्स का धंधा बंद हो गया। उन्हें अपनी दुकान बेचनी पड़ी। उन्होंने अपने नाम से ही दुकान खोली थी और रे क्रॉक ने उन्हीं के नाम से उन्हें हरा दिया। जब बाद में रे वहां गए तो उन्होंने कहा, बिजनेस इज वॉर, इट्स डॉग ईट डॉग एंड आई वॉन्ट टू ईट द डॉग। चैप्टर 10 द वाइफ, जॉन क्रॉक। रे की पर्सनल लाइफ भी बिजनेस जैसी थी। वो अपनी वाइफ एथेल से खुश नहीं थे। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में गए। वहां उन्होंने एक पियानो बजाने वाली लड़की को देखा, जॉन स्मिथ। वो सुंदर थी, टैलेंटेड थी और वो उनके बिजनेस पार्टनर की वाइफ थी। रे ने परवाह नहीं की। उसने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दिया, अपना सारा पैसा $30 मिलियन एथेल को दे दिया ताकि वो चुप रहे, और जॉन से शादी कर ली। रे को जो चाहिए था वो उसे हासिल कर लेता था। 1984 में रे क्रॉक की डेथ हुई। तब तक मैकडॉनल्ड्स दुनिया के हर कोने में था। रे क्रॉक ने अपने ऑफिस में कोट लगाया हुआ था, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन टेक द प्लेस ऑफ परसिस्टेंस,
Talent will not. Nothing is more common than unsuccessful men with talent. Genius will not. Unrewarded genius is almost a proverb. Education will not. The world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent. दुनिया में जिद की जगह कोई नहीं ले सकता. टैलेंट नहीं, जीनियस नहीं, एजुकेशन नहीं, सिर्फ जिद. दोस्तों, रे क्रॉक हीरो था या विलन? मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के लिए वो विलन था. उसने उनका नाम चुराया, उनका आइडिया चुराया और उन्हें पैसा भी नहीं दिया. लेकिन बिजनेस वर्ल्ड के लिए वो हीरो था. अगर रे क्रॉक ना होता तो मैकडॉनल्ड्स आज भी सिर्फ कैलिफोर्निया में एक छोटी सी दुकान होता. रे ने उस आइडिया को दुनिया तक पहुंचाया. ये कहानी हमें सिखाती है कि एक अच्छी आइडिया होना काफी नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक किलर माइंडसेट चाहिए. कभी कभी राजा बनने के लिए ताज चुराना पड़ता है. रुकिए मत, कीप बिल्डिंग. जय हिंद.